Okay, now you see here in GIT especially, you see you have got two portions as far as your pathology or medicine is concerned in GIT. One is the digestive system and another is, or you can say one is the gastrointestinal tract and another is the hepatopancreatico-biliary system. Means you have to do here the liver, gallbladder and the pancreas. आपने देखा होगा पैथोलॉजी में ये दो चैप्टर्स अलग हैं, फिर मेडिसिन में भी तकरीबन अलग भी हैं, कुछ में साथ भी हैं, लेकिन पैथोलॉजी में ये दो चैप्टर्स अलग हैं. आपने देखा होगा लिवर एंड पैंक्रियाज एंड देन इज दी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसमें आपके स्टमक से लेके स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन एटसेट्रा ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं, जिसमें हमने बहुत सारी डिजीज़ हमने की हैं. थोड़ा सा लोअर GIT का पोर्शन हमारा सा पैथोलॉजी में रहता है, लेकिन उसके साथ जो ये दूसरा चैप्टर है आपका वो है लिवर, पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर. उसमें से हम लिवर आज लेने जा रहे हैं. लिवर में बहुत सारी डिजीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, इंक्लूडिंग दिस वन विच इज़ वेरी वेरी कॉमन. दिस इज़ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस. बहुत कॉमन है, आपको बहुत केसेस मिलेंगे इसके, एक्यूट के भी तो क्रॉनिक के भी. एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस आपने यहाँ पे देखा है स्ट्रक्चर, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपने यहाँ पर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी किया. बेसिक स्ट्रक्चर में दिस इज एक्चुअली दी फंक्शनल यूनिट है ये लिवर की हिस्टोलॉजी में. जब आप यहाँ पे देखते हो उसको हम कहते हैं हेपेटिक लोब्यूल, ये हेक्सागोनल लोब्यूल है. इसको एक पढ़ेंगे सारा लिवर आपको समझ में आ जाएगा. एंड यू नो दैट दिस इज हियर इन द सेंटर, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल वेन. सराउंडिंग द सेंट्रल वेन इन रेडिएटिंग फैशन दीज आर द हेपेटोसाइट्स एंड गैप्स बिटवीन द हेपेटोसाइट्स lined by the endothelium, these are called sinusoids. Means all the sinusoids they converge here at the central vein, which is at the central of the hepatic lobule, hexagonal lobule. And all these central veins in fact join together to form interlobular veins and then segmental this and that until finally they at the superior surface of the liver they will form the hepatic veins. And between the lobules you know that there are hepatic triads also. इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो आपको ट्रायड नजर आ रहा है हेपेटिक, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं, ये वो रिप्रेजेंटेशन है which in fact are the three structures which will enter into the porta hepatis. पोर्टा हेपेटिस की ये रिप्रेजेंटेशन है, यानी पोर्टा हेपेटिस से जो इंटर हो रहा है वो पोर्टल वेन. तो पोर्टल वेन की एक के ब्रांच इधर भी पहुंचेगी, लास्ट ब्रांच जो ब्लड पोर करेगी फाइनली किसमें, साइनोसाइड्स में. और ये वो ब्लड होगा जो आपको GIT से ऑक्सीजनेटेड के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड रिटर्निंग ब्लड मिलेगा वो यहाँ तक आएगा और वो फिर यहाँ. अब उसके अंदर सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन भी है. ये वो आम सा ब्लड नहीं है डीऑक्सीजनेटेड जो किसी टिश्यू से निकलता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है या कुछ और हार्मफुल एजेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन भी है. जैसे इसमें अमाइनो एसिड्स भी मौजूद होंगे, इसमें आपको लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये भी आपको मिलेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे. तो दिस विल कम हियर एंड विल पोर्ड इनटू, और साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगा ही, क्योंकि वो ज़ाहिर है GIT के वेरियस पार्ट से ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड होगा. सबकी तरह कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें भी होगी, लेकिन क्योंकि ये GIT की एक खास आर्गन है, एक खास सिस्टम है, वहाँ पर प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन भी इसमें आएंगे और वो भी पोर किए जाएंगे यहाँ पर. आप कहेंगे वो क्यों आ रहे हैं, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको तो फिर लिवर को बाईपास करके हार्ट में जाना चाहिए और हार्ट से ये ऑक्सीजनेशन के लिए जैसे सब ब्लड जाते हैं इंफीरियर सुपीरियर वेना के वाके ब्लड, फिर लंग में जाना चाहिए फॉर ऑक्सीडेशन पर्पज. ये वो आम सा ब्लड नहीं है, भले इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वैसे आम जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन भी है. और प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन को तुम अगर लिवर को बाईपास करके सीधा हार्ट में डालोगे तो वो थोड़ी देर के बाद वो बाकी बॉडी के सारे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लिवर से वो गुजरेगा ही नहीं. तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये जनरली मिलता है. तो ब्लड यहाँ आ जाएगा और ब्लड जब यहाँ आएगा तो इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी सेल्स चलो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन को ये सेल्स ले लेंगे और वहाँ पर फिर आपका कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पे स्टोर होकर ग्लाइकोजन बन जाएगा. फिर आपका जो अमाइनो एसिड का जो नाइट्रोजन है वो यहाँ यूरिया बन जाएगा और हार्मलेस बन जाएगा वो, वरना नाइट्रोजन इज डेंजरस एंड टॉक्सिक फॉर योर वेरियस टिश्यू इंक्लूडिंग द ब्रेन. तो इसका मकसद ये होगा कि ये वाला जो पोर्टल ब्लड है विल कम इनटू द साइनोसाइड्स, उसको फिल्टर कर देंगे कौन, हेपेटोसाइड्स, बिलाकर उस ब्लड को डाल देगा किसमें, सेंट्रल वेन में. लेकिन साथ साथ पोर्टा हेपेटिस से एक और चीज भी दाखिल हुई है, वो प्योर ब्लड लेके आई है. ये हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है, वो हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच भी उधर बैठी हुई होगी यहाँ पर.
और हेपेटिक आर्टरी की वो ब्रांच क्या करेगी, वो भी ब्लड इसी में डाल देगी, किसमें, साइनोसाइड्स में। अब उसमें तो प्योर ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन आपके इन हेपेटोसाइट्स को मिल जाएगा। इसका मकसद है कि जब ब्लड मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर वो जो ऑक्सीजन का कम टेंशन था वो थोड़ा सा कंपेंसेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ब्लड आपस में मिक्स हो जाएंगे। और ब्लड मिक्स होने के बाद हेपेटोसाइट्स उनको अल्टर कर देगा, अल्टर करने के बाद उनको डाल देगा किसमें, सेंट्रल वेन में, ताकि ये हेपेटिक वेन में चली जाए। और हेपेटिक वेन आपको पता है फर्स्ट द लास्ट ऑफ द ट्राइब्यूटरीज हैं किसकी, इंफीरियर वेना केवा की। अब जा सकते हैं आप इंफीरियर वेना केवा में, जैसे सारे ऑर्गन्स जाते हैं, जैसे सारे ऑर्गन्स के डिऑक्सीनेटेड ब्लड जाते हैं, अब आप जा सकते हैं। सीधा आप नहीं जा सकते थे, तो अब आप जा सकते हैं। तो सेंट्रल वेन ऑफ द लोब्यूल जो है, सेंट्रल वेन ऑफ दिस लोब्यूल ऑफ द लिवर, ये सारी मिला के आखिर में इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन हो जाएंगी थ्रू हेपेटिक वेन्स। अब जो ब्लड गया है उसके अंदर नाइट्रोजन भी नहीं है, वो यूरिया की पोजीशन में या यूरिया की फॉर्म में होगा, और ना उसके अंदर कोई आपको ऑक्सीजन या इस किस्म की चीज़ मिलेगी। अब जो आपको ब्लड वहाँ मिलेगा उसमें फिर इवन नॉट टू मच ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि वो ग्लूकोज भी इसने गैदर कर लिया और उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया। फिर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आस्ते आस्ते उसको रिलीज करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम्स, खासतौर पे ग्लूकागन और कार्टिसोल। ये लिवर का काम है। लिवर के बहुत सारे काम है, आगे चल के आएंगे जो, और हमें उसकी डिजीज को देखना होगा कि उस डिजीज की वजह से लिवर के ये सारे जितने भी फंक्शन है कैसे अल्टर होंगे, उसकी मैनिफेस्टेशन बॉडी पे क्या होंगी और उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। अब यहाँ जो प्रॉब्लम आप यहाँ पे देख रहे हो, तो उसके साथ ये तो होगा ही, लेकिन लिवर के अंदर एक एक्सक्रीटरी प्रोसेस भी तो है, और उसके लिए उसके लिए ये डक्ट है, क्योंकि ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन तो है ही, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट चाहिए, और डक्ट जो होगी फिर यहाँ से अपीयर होगी इसी जगह पर। ट्राइड का तीसरा हिस्सा, तीसरा कंपोनेंट वो होगा हेपेटिक लोब्यूलर, या जिसको हम कह सकते हैं कि इट विल बी डक्ट्यूल, इसको हम बाइल डक्ट्यूल कहते हैं। लेकिन बाइल डक्ट्यूल जुड़ के बनेगा किससे, हेपेटिक कैनालिक्यूला से। और कैनालिक्यूला जो है ये इन सेलों से छोटी छोटी डक्ट्स आती है, कैनालिक्यूला, कैनाल्स लाइक कैनालिक्यूला, टाइनी स्मॉल कैनाल्स, एंड दे विल जॉइन टुगेदर, और फिर बन जाएंगे क्या, डक्ट्यूल। और डक्ट्यूल जुड़ के मीडियम साइज डक्ट, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, और आखिर में ये मुंह निकाल के आ जाएगी कहां से, पोटा हेपेटिस से, नाम पड़ जाएगा हेपेटिक डक्ट। और हेपेटिक डक्ट और दूसरी हेपेटिक डक्ट वाई शेप्ड मैनर में मिल जाएगी तो बन जाएगी कॉमन हेपेटिक। राइट साइड से वो जब सिस्टिक डक्ट को रिसीव कर लेगी तो नाम पड़ जाएगा बाइल डक्ट, जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट भी कहते हैं। और ये कॉमन बाइल डक्ट जो है वो आएगी कहां, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में, जहां पर वो ज्वाइन हो जाएगी पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ, मेन पैंक्रियाटिक के साथ, एंड दैट विल ओपन इन द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, और जहां पर फिर उसको वेल्व्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर एनाटॉमी में आप देख चुके। तो ये हेपेटिक ट्रायड है जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं किसके, उन तीन मेजर स्ट्रक्चर्स को। हालांकि इसमें और भी चीजें होंगी जैसे लिम्फेटिक्स वगैरह, ये सारी चीजें, और ये यहां पर आपको मिलता है। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर कुछ वायरल डिजीजेस बड़ी कॉमन है, एंड दिस वायरल डिजीजेस की वजह से ये हो जाती है इन्फ्लेमेशन, जिसको हम कहते हैं वायरल हेपेटाइटिस, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। एंड दैट एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस से क्या होगा, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस से आप यहां पे देखेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो वो जो खास तौर पे बाइल डक्ट से एक्सक्रीट होता है हमारा बाइल, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या यहां पर जो सेल्स होते हैं उनकी डैमेज हो सकती है, क्योंकि नेक्रोसिस है, इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन की वजह से डैमेज होगा, और डैमेज की वजह से जो सेल्स हैं जिनके अंदर बिलिरुबिन बनती है, वो बिलिरुबिन एकदम से ब्लड में आ जाती है। ब्लड में जब बिलिरुबिन आ जाती है तो बिलिरुबिन की जो कंसंट्रेशन है, उसकी लेवल जो है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस विल मैनिफेस्ट एज जॉन्डिस। और जॉन्डिस कौन सा, क्योंकि ये यहां पर मौजूद है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो बिलिरुबिन यहां आती है, जो अभी कॉन्जुगेट नहीं हुई शायद, तो कुछ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी इवन ब्लड में आ जाएगी, और कुछ कॉन्जुगेटेड भी होगी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बोथ विल बी प्रेजेंट इन द ब्लड। और इस किस्म की जॉन्डिस को हम हेपेटिक जॉन्डिस भी कहते हैं, क्योंकि काज कौन है, काज लिवर है, और लिवर के काज की वजह से उसका नाम डाल देते हैं हेपेटिक जॉन्डिस। तो हेपेटिक जॉन्डिस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी conjugated as well as unconjugated bilirubin both you will be, तो टोटल बिलिरुबिन भी इंक्रीज, और डिटेक्ट करेंगे येलोनेस जो आपको फील होगी यहां पर, वो डिटेक्ट होती है जब वो क्लिनिकली डिटेक्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल जो है वो 0.1 से 0.9 तक है, 0.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन क्लिनिकली वो डिटेक्ट होती है जब वो अराउंड यू समझ लेके 2 मिलीग्राम से ये ऊपर आएगी। और 2 मिलीग्राम आपको बताएंगे कि ये टोटल बिलिरुबिन है, और टोटल बिलिरुबिन फिर कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड दोनों आप ऑलमोस्ट इक्वल अगर हैं, तो फिर ये मोस्ट प्रोबेबली हेपेटिक जॉन्डिस है। और वजह इसकी क्या है, हेपेटोसेल्युलर डैमेज, और उसकी मेन वजह
शक में हो जाएंगे आपके ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, हो सकती है, फिर उसका फिर आप आगे वर्कअप करोगे, क्योंकि ये तो सिर्फ यहाँ ये नहीं होगा, क्योंकि डैमेज हो रहे हैं सेल्स, तो वो जो अमाइनो ट्रांसफेरेसेस होते हैं, खास तौर पे जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो स्पेसिफिक हैं लिवर के लिए, लिवर के सेल्स के लिए, उनकी कंसंट्रेशन सीरम में वो भी अपीयर होना शुरू हो जाती है और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली एलिवेटेड हो जाते हैं। कौन से? जैसे AST एंड ALT, पहला काम यही करते हैं, SGPT, SGOT जैसे पहले उनका नाम था, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज और एलानिन ट्रांसअमाइनेज, ये एंजाइम्स एकदम से, ये लिवर हेपेटिक एंजाइम्स से इंक्रीज हो जाते हैं। कुछ और भी एंजाइम्स इंक्रीज होंगे, लेकिन ये सबसे पहले इंक्रीज होते हैं। तो आप एकदम से क्या कराओगे? लिपिड प्रोफाइल, जिसमें बिलिरुबिन भी कम से कम 3 प्रोंग लिपिड प्रोफाइल तो करा ही दो, और सारी हेपेटिक प्रोफाइल। तो लिवर प्रोफाइल में इसमें आपको क्या मिलेगा? LFTs जिसको हम कहते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट। अब 2-3 चीजें तो फौरन ही करा, बिलिरुबिन लेवल एंड AST ALT, और क्लिनिकली वो जजमेंट जो आप करोगे उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्यूट पेशेंट है, ये इस तरीके से यहाँ पर ये है, ये एक्यूट हेपेटाइटिस। अब कौन सी हेपेटाइटिस है ये आगे चल के पता चलेगा। तो एक्यूट हेपेटाइटिस एक्चुअली इज एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, acute inflammation of the parenchymal tissue of the liver, characterized by increased level of bilirubin or jaundice, clinically detectable jaundice, and extraordinarily elevated levels of ALT AST। ये आ गया तो ये मोस्टली वायरल हेपेटाइटिस है। तो ये वायरल हेपेटाइटिस उमूमन, ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बेसिकली ये 4-5 बड़े मशहूर वायरसेस हैं, वन ऑफ देम कैन काज दिस एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, जैसे हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस, या हेपेटाइटिस D वायरस, या E वायरस, G भी है, लेकिन ये 5 वायरसेस में से कोई एक वायरस जो है दैट मे बी रिस्पॉन्सिबल, इट्स नॉट नेसेसरली दिस ओनली। इनमें सारे जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे RNA वायरसेस हैं, सवा हेपेटाइटिस B के जो DNA वायरस है। तो ये जितने भी वायरस देख रहे हो कि सिर्फ ये वायरसेस नहीं हैं, उनके अलावा भी कुछ वायरसेस हैं जो हेपेटाइटिस काज कर सकते हैं, जैसे एप्स्टीन बार वायरस, साइटोमेगेलो वायरस, या कुछ और वायरसेस हैं, या इवन इन्फ्लेमेशन उनकी वजह। लेकिन क्योंकि हम वायरसेस की बात कर रहे हैं तो ये वायरस, वरना इन्फ्लेमेशन वायरस के अलावा भी हो सकती है, पैरासाइटिक भी हो सकती है, फंगल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है। तो liver can be affected and can be having hepatitis because of the bacteria, also because of, बड़ी मशहूर है एमेबिक लिवर एब्सेस, आपने सुनी होगी, हेपेटाइटिस, उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हेपेटाइटिस है, लेकिन इट इज एमेबिक, हिट बाय एंटोमीबा एस्ट्रोलाइटिका। फिर आपको कुछ और भी बताता हूं। इसका मकसद ये है कि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी और भी कंडीशंस हैं वायरल के, लेकिन हमारा यहाँ टारगेट इस वक्त वायरल हेपेटाइटिस है। और वायरल हेपेटाइटिस में ये 4-5 तो मशहूर हैं ही, लेकिन उसके अलावा भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, जैसे एक बनाया गया यहाँ पे सर्कल, इसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि एप्स्टीन बार वायरस भी 14% इवन इसका इंसिडेंस है। लेकिन यहाँ पर खास तौर पर आप देखें हेपेटाइटिस A वायरस 14%, हेपेटाइटिस B वायरस 28%, C वायरस 70%, ये सबसे ऑलमोस्ट 40%, यानी आधे से ज्यादा वायरल हेपेटाइटिस इन 2 से मिलती है। इंपॉर्टेंट है, बड़ी डेंजरस, क्योंकि इनके पेशेंट्स उमूमन क्रॉनिक स्टेज में चले जाते हैं, और क्रॉनिक स्टेज जो होगी दैट विल लीड हियर टू द परसिस्टेंट डैमेज हियर टू योर लिवर, एंड लिवर विल एक्चुअली बिकम मोर सॉलिड स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू द नॉर्मल विच इज मोर प्लायबल, और इस हार्डनेस को यहाँ पे सिरोसिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड हेपेटिक सिरोसिस। तो हेपेटिक सिरोसिस या सिरोसिस ऑफ लिवर दैट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक हेपेटाइटिस, और क्रॉनिक हेपेटाइटिस उमूमन हर वायरल हेपेटाइटिस में नहीं होती है, खास तौर पे ये 2 जो वायरल हेपेटाइटिस हैं इसके अंदर परसिस्टेंटली वो रहता है वायरस, अगर आप उसको मैनेज सही तरीके से नहीं करेंगे तो। एक हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C वायरस, दे आर वेरी फेमस फॉर डेवलपिंग इनटू द क्रॉनिसिटी। और यही नहीं, बल्कि हेपेटाइटिस C वायरस तो इवन आगे चल के इवन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में भी कन्वर्ट हो सकता है। So this is something that is actually called here, लेकिन एप्स्टीन बार वायरस भी 14% के करीब होता है, साइटोमेगेलो वायरस भी है, कुछ और वायरस भी, ये सारे मिलके, E भी है, E भी खासा है, और साथ में आप जी A भी है। ए सेल्फ लिमिटिंग होता है, इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस इससे खतरनाक नहीं है, ये क्रॉनिसिटी में भी इवन नहीं जाता, ये क्रॉनिक भी नहीं होता। इसको चल के आगे देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखें कि वायरल हेपेटाइटिस मैंने बताया कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन ड्यू टू द वायरसेस, और यहां पर इसका सबसे पहला जो अभी आपको दिखाया जा रहा है वो है हेपेटाइटिस A वायरस।
क्योंकि 4-5 हैं, A, B, C, D and E. तो one of the 5 viruses the liver can be affected. Are some other viruses other than this? Epstein-Barr virus, लेकिन Epstein-Barr cytomegalovirus से सिर्फ liver involved नहीं होगा. Liver will be one of the components that will be involved. Many other condition. इसमें सिर्फ liver involved होगा. अब यहाँ पे ये जो देख रहे हो, ये हेपेटाइटिस ए वायरस, वन ऑफ द वेरी फ्यू वायरसेस है ए, और फिर बाद में ये भी दिखाते हैं. वन ऑफ वेरी फ्यू वायरसेस व्हिच एक्चुअली स्प्रेड थ्रू ओरोफिकल रूट. बहुत कम वायरसेस आपको ओरोफिकल रूट, गंदे पानी और इससे बाहर की चीजें खाने से, जहां मक्खियां बैठती है, इस किस्म की चीजों से वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, बहुत ही कम. उनमें से एक ये भी है, और एक इससे भी मशहूर बहुत ज्यादा, जिसके अगेंस्ट वैक्सीन लगाई जा रही है अभी तक, और पाकिस्तान इज नॉट फ्री फ्रॉम दैट वायरल कंडीशन. दिस इज पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो वायरस एंड हेपेटाइटिस ए वायरस. और एक और भी चल के हेपेटाइटिस ई आपको दिखाते हैं. वो भी, ये दोनों वायरल कंडीशंस जो हैं, ये दोनों वायरल डिजीजेज एक्चुअली स्प्रेड बाय ओरोफिकल रूट. गंदे पानी से, वो सेवेज का पानी जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में मिल जाए, ये फ्लाइज की वजह से. ये जिस तरीके से उमन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल वाटर बॉर्न डिजीजेज होती हैं, ये भी वाटर बॉर्न डिजीज. बाहर की आइसक्रीम खाइए, वो जैसे टाइफाइड होता है, जैसे डायरिया होता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है, ये सभी उसी की तरह ये भी होता है. एंड इट इज एन इंक्यूबेशन पीरियड, ये तकरीबन इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 to 6 वीक्स है. यानी आप कहीं ट्रेवल करके गए हो, वहां से आप वापस आ गए हो, 1 महीने के बाद आपको जांडिस हो रही है. हो तो ज्यादातर एवरेज जो है वो 2 से 3 हफ्ते में हो जाएगी जांडिस, अगर यू हैव बीन इन्फेक्टेड बाय द हेपेटाइटिस ए वायरस. कहां से? वो बाहर से आपने पानी कोई गंदा पी लिया, बाहर की कोई चीज खा ली, जैसे उमूमन टाइफाइड और ये होते हैं, ये भी ऐसा ही है. इसका स्प्रेड का रूट भी यही है, ओरोफिकल रूट. वो खाने में आप लेंगे तो इंक्यूबेशन पीरियड मींस द इन्फेक्शन, entrance of that bacteria into your body, and the first symptom that appears, the period between both of them is called incubation period. और incubation period मैंने बताया 2 to 6 वीक्स का पीरियड है. आप इवन 1.5 महीना पहले भी कहीं से ट्रेवल करके आए हो और अब आपको जांडिस हो गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये है. मोस्ट प्रोबेबली अभी फिलहाल आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप वर्कअप नहीं करोगे. हो सकता है कि ए ना हो, बी हो, ये भी पॉसिबल है. अब यहाँ पर आप देखें, ये जो वायरस है इस वक्त आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कौन? आरएनए वायरस. कि सारे आरएनए वायरस हैं बी को छोड़ के. सारे जितने भी हेपेटाइटिस के वायरस हैं, ऑल आर आरएनए एक्सेप्ट बी, दैट इज द डीएनए वायरस. जो डीएनए वायरस जो है वो सिर्फ बी है. ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं इसके अंदर आरएनए है, और इसका अपना ये कैप्सिड है, और इसके अंदर ये जीनोम है जो आप यहाँ पे देख रहे हो. ये पिकोनो वायरस है. अब ये इसके अंदर ये सेल्फ लिमिटिंग है. आप छोड़ दोगे वो जांडिस एक लेवल तक पहुंच जाएगा, उसके बाद ये रिकवरी उसकी शुरू हो जाएगी. कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई एंटीवायरल वगैरह देने की जरूरत नहीं है. एकदम से पेशेंट आप देखेंगे कि एकदम से उसको फीवर होना शुरू हो जाएगा, लो ग्रेड फीवर होगा, शिवरिंग के साथ, इवन राइगर, क्योंकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन है. और पेशेंट जो होगा 1-2 दिन बाद आप देखेंगे जांडिस शुरू हो जाएगी उसकी. तो ये हेपेटाइटिस तो है ही. आप लिवर प्रोफाइल कराएंगे, LFTs आप कराओगे, बिलिरुबिन इंक्रीज होगा, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि लिवर के सेल्स डैमेज होके, रप्चर होके बाहर अपने कंटेंट्स बाहर फेंक देंगे, तो ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड में आ जाएगा तो सर्कुलेट करके उसको जांडिस में मिलेगा आपको. डिटेक्टेबल जांडिस, क्लिनिकली डिटेक्टेबल, अच्छा खासा वो बिल्कुल येलो हो जाएगा. और जब आप लिवर फंक्शन टेस्ट करोगे तो उसमें AST और ALT ह्यूजली इंक्रीज होगी, और इंटेंसिटी उससे मेजर होगी कि हाउ मच इंटेंसिटी. आप देखें जैसे कार्डियक एंजाइम्स होते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, तो ये भी इस तरीके से एक तरह से इन्फार्क्शन ही है, डैमेज है, और लिवर इंजरी की वजह से, लिवर के सेल्स की इंजरी की वजह से ये हो जाता है. लेकिन उसके बाद 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता ये गुजर जाएगा, और आस्ते आस्ते ये इसकी रिपेयर शुरू हो जाएगी, और ये रिग्रेस होकर आस्ते आस्ते रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी. सेल्फ लिमिटिंग है. अब इस दौरान जो है वो हम डाइट शुरू करें, हाइड्रेशन वगैरह करें. पेन किलर्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैरास्टामोल SOS ले लें. उसके बाद आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई सच इतनी भी बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है. यू कैन हैव जस्ट सिंपल रूटीन वर्क्स आप करते रहें. येलो होंगे आप, उसके बाद येलोनेस आस्ते आस्ते कम होती जाएगी. 2-4 दिन के बाद आप LFT दोबारा करा लें. AST और ALT जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, बिलिरुबिन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, एंड आफ्टर 2 or 3 वीक्स यू विल बी टोटली रिकवर्ड. अब रिकवर हो जाएंगे आप. कोई इसके अंदर क्रॉनिक हेपेटाइटिस नहीं होती, दैट डजंट लीड हियर टू दिस. इवन इसके अंदर क्रॉनिक कैरियर स्टेज भी नहीं होती. क्रॉनिक कैरियर का मकसद ये है कि एक दफा आप अगर रिकवर हो गए तो यू विल नॉट बी पासिंग द एंटीजन इन द स्टूल, या इवन आपके ब्लड में भी नहीं होगा ये.
क्योंकि ब्लड के थ्रू पेरेंटल तो इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन है ही नहीं। फिर भी अगर आपके लिवर के अंदर ये नहीं होगा कि ये फिर आपको स्टूल में पास होता रहे और दूसरों को आप इन्फेक्ट करते रहे, ये कैरियर स्टेज में इसमें नहीं होती। दूसरे हेपेटाइटिस में, वायरसेस में होती है, इसमें ये भी नहीं। क्रॉनिसिटी भी नहीं, एक दफा चला गया खत्म हो गया तो ये क्रॉनिक स्टेज में नहीं जाएगा, ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस आपको नहीं करेगा। टोटली आप रिकवर हो गए। कंप्लीट रिकवरी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अकर्स एक्सेप्ट कुछ जगहों पर लेस देन 1% केसेस में आप देखोगे कि शायद फुलमिनेंट हेपेटाइटिस हो जाए, कोई मोर्टेलिटी इतनी इसकी है नहीं। और जब ये क्रॉनिक स्टेज और कैरियर स्टेज में नहीं होता है तो जाहिर है लिवर के अंदर कोई ऐसी मैलिग्नेंसी भी ये काज नहीं करेगा, खत्म ही हो जाता है, टोटल रिकवरी मिल जाती है आपको, एज इफ यू हैव नथिंग एट ऑल। बस वो है कि 1-1.5 हफ्ता वो आपने जॉन्डिस में गुजारा है बस। तो इसका मकसद है कि बड़ा इनोसेंट कोर्स है इसका, लेकिन बहरहाल ड्रेडफुल तो है। येलो हो जाता है आदमी, जॉन्डिस तो एक तरह से बहुत मशहूर, जैसे इवन हेपेटाइटिस बी और सी है तो एकदम से आदमी डर जाता है। लेकिन जब आप वर्कअप करेंगे पता चल जाएगा कि हेपेटाइटिस बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो फिर ए होगा तो ठीक है, इसको थोड़ा रेस्ट दे दें और ही विल बिकम ऑल ओके। ये हेपेटाइटिस ए है। लेकिन हेपेटाइटिस बी ये वाहिद डीएनए वायरस है जो इस वक्त आपको यहां नजर आ रहा है। इसका एक ये कोर है और दूसरा ये इसका ये कवर है। जो इसका कोर है इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर ये डीएनए मौजूद है। तो डीएनए इसका जीनोम जो है वायरस का अपना, साथ में इसके अंदर ये डीएनए पॉलीमरेज भी मौजूद है। ये कोर के अंदर जो चीजें मौजूद हैं उसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन भी है। तो आप यहां पे अंदर देखोगे तो ये हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, इसको हम HBC एंटीजन कहते हैं। और न सिर्फ ये है बल्कि उसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन भी है इसके अंदर। और उसके बाद फिर ये इसका सरफेस में आप यहां पे देख रहे हो क्या है, आउटर लाइपोप्रोटीन कोट है, जिसको हम यहां पे कहते हैं क्या, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ये भी एंटीजन है, ये भी एंटीजन है, और अंदर आप यहां पे देख रहे हो कि ये भी एंटीजन है। तो हमें 2-3 एंटीजन्स मिलती हैं। और ये पूरा जो आप यहां पे देख रहे हो ना, जिसके अंदर ये सारी जितनी भी है, इसका कोर और उसका सरफेस, और कोर के अंदर ये सारी चीजें मिलके, इसको पूरा मैं निकाल के आपको ऐसे दे दूं ना, अगर ये एक पार्टिकल, तो उसको हम कहते हैं डेन पार्टिकल। ऑल टुगेदर इज कॉल्ड द डेन पार्टिकल, जिसमें कुछ एंटीजन्स देखी और कुछ एंटीजन्स देखी जो अंदर है कोर में, और कुछ सरफेस में, और कुछ इस बीच में यहां पर आप देख रहे हो ये। तो इसके एंटीजन्स पे नजर रखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड हेपेटाइटिस। तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस है, HBV, a DNA virus, the only DNA virus that causes hepatitis. Remaining all viruses causing hepatitis, they are RNA viruses. अब यहां पर आप देखें इसकी ट्रांसमिशन जो है वो पेरेंटल रूट से है, माने इंजेक्शन से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। तो इसका मकसद है कि जब ब्लड डोनेशन करते हैं ना, तो ब्लड डोनेशन में 2-3 चीज़ें खास तौर पे देखते हैं। anti-HIV, कि अगर पेशेंट जिससे आप ब्लड ले रहे हो कहीं वो HIV तो नहीं है, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वायरस के अगेंस्ट, वो भी देखते हैं। मलेरिया देखते हैं कि उसमें मलेरिया का पैरासाइट तो नहीं है। और साथ साथ यहाँ पर हम 2 चीज़ें और देखते हैं कि इसमें हेपेटाइटिस से का ये कैरियर तो नहीं है, कहीं डिटेक्टेबल नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कैरियर हो। और कैरियर है तो हम क्या देखते हैं, हम उसके अंदर ख़ास तौर पे देखते हैं कि कोई एंटीजन तो मौजूद नहीं है उसके सीरम में। कौन सी एंटीजन? सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, HBsAg, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। और फिर एंटीजन हम देख नहीं सकते हेपेटाइटिस सी का, तो हेपेटाइटिस सी की एंटीबॉडी देख लेते हैं, एंटी हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडीज। जब भी आप यहाँ पे लिख के आप देंगे ना उसको, तो ये 2 चीज़ें खास तौर पर स्क्रीनिंग के लिए ये लिख के देते हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एंटी हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीजन। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन ये कैरियर में होगा, और दूसरा जो होगा सी के लिए एंटी हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडीज। ये एंटी लिखा तो ये एंटीबॉडीज होगी, ये एंटीजन नहीं देखेंगे, इसका एंटीबॉडी देखें। ये 2 अगर आपको नेगेटिव मिलते हैं तो इसका मकसद है कि ये ना तो बी से इन्फेक्टेड या कैरियर है, ना फिर ये ए से ना फिर ये बी से, ना ही सी से। तो इसका मकसद है ब्लड इसका क्लियर है, इट कैन बी एक्चुअली डोनेटेड। तो यहां से ये आप इस तरीके से देखते हो। अब इसका मकसद ये हो गया कि पेरेंटल रूट से ये ट्रांसमिट होता है, ये ओरोफिकल से नहीं होता। नंबर 2 जो इसका है वो है वर्टिकल रूट। वर्टिकल रूट का मकसद है कि फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड,
ये वर्टिकल रूट कहलाता है। तो वर्टिकल रूट से ये इस तरीके से जा सकता है। इसका मकसद है कि वन ऑफ द वायरसेस, वैसे ही सारे तकरीबन वायरसेस ऑलमोस्ट ये प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, ये भी करता है। तो ये है क्या, वर्टिकल रूट फ्रॉम मदर टू द न्यूनेट। एज सच मिल्क से नहीं, थ्रू प्लेसेंटा। लेकिन दूसरा है सेक्सुअल रूट। सेक्सुअल रूट के अंदर इंक्रीज इंसिडेंस खास तौर पे सेक्सुअल रूट के जरिए, खास तौर पे होमोसेक्सुअल्स में, मेल होमोसेक्सुअल्स के अंदर ये इसकी ट्रांसमिशन काफी कॉमन है। ये भी इसका एक वन ऑफ द कॉमनेस्ट रूट है ये। तो ये 3 इसके रूट्स हैं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है और उसका इंक्यूबेशन पीरियड था 2 to 6 वीक्स। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 8 वीक से लेके 6 मंथ्स तक। यानी इसका मकसद है कि 2 महीने से लेके 3, 4, 6 महीने तक भी इवन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। तो इसका मकसद ये है कि इवन प्रिक लग जाए या इस किस्म की, प्रिक में ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा जाने से, लेकिन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने ब्लड आपने आगे रिसीव की है कहीं, या इस किस्म की कोई चीज़ है, तो ये रिसीव करने के बाद इंट्रेंस ऑफ द बैक्टीरिया के बाद जो सिम्टम्स अपीयर होंगे, ये इवन 4 से 6 महीने बाद भी हो सकते हैं, 4, 5 महीने तक। तो एवरेज जो है वो 2 से लेके 5 महीने तक की इसकी इंक्यूबेशन पीरियड है। तो वहाँ थी इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट, 2 से 4 वीक, और यहाँ से आपने कहा 2 से 4 मंथ। तो इट इज एक्चुअल इंक्यूबेशन पीरियड रन्स इन मंथ्स, और वहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड रन्स इन जस्ट वीक्स एंड डेज। दूसरा, इसमें क्रॉनिसिटी है, ये क्रॉनिक है, क्रॉनिक रह सकता है। अगर आप उसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्रॉनिक होगा। न सिर्फ क्रॉनिक के स्टेज उसकी होगी, बल्कि ये कैरियर स्टेज भी करेगा, ये कैरियर स्टेज भी होगी, ये पास ऑन भी होता रहेगा ये। और अगर ये कंटिन्यूस रहता है तो इट हैज गॉट अ मेजर एसोसिएशन विद द हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, हेपेटोमा जिसको हम कहते हैं। हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, हेपेटोमा कहने से उसको बेनाइन नहीं कहेंगे आप। ये प्राइमरी ट्यूमर, प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर है, प्राइमरी मैलिग्नेंट है, मेटास्टेटिक नहीं, प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो जब भी आप देखेंगे अगर हार्डनेस हो, इस किस्म की चीज़ मिलती है, यहाँ पर इनलाज है, हेपेटोमेगेली है, रफनेस है, तो चांसेस हैं, और साथ में ये हेपेटाइटिस का पेशेंट भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा हो सकता है। अगर ये हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा है और प्राइमरी है, तो फिर आप अल्फा फीटोप्रोटीन करा देते हैं। अगर अल्फा फीटोप्रोटीन का टाइटर इंक्रीज्ड है, तो ये जो ट्यूमर है, ये प्राइमरी ट्यूमर है। और ये किस वजह से हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली शायद हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा हेपेटाइटिस की वजह। हेपेटाइटिस बी की वजह से इतना नहीं होता है जितना सी की वजह से होता है। सी के पेशेंट्स उमूमन आपको काफ़ी मिलेंगे, 10% से ज़्यादा केसेस अगर हेपेटाइटिस सी का है, 10% से ज़्यादा आपको हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा में मिलेंगे पेशेंट्स। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आप जो सेल्स है ना, पेरेन्काइमल सेल्स, ये आप ये देखेंगे, इसको हम कहते हैं ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। इस तरीके से यहाँ पर आपको आप देख रहे हैं, यहाँ से कलर कैसे चेंज हो गया इसका। तो कैरियर स्टेज भी और क्रॉनिक स्टेज इसमें है। तो ए और बी के अंदर चेंजेस आप देखें, उसके इंक्यूबेशन पीरियड में आप डिफरेंशिएट करें, उसका डिफरेंस बताएं, क्रॉनिसिटी का डिफरेंट बताएं, कैरियर का डिफरेंट बताएं, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा के साथ उसकी एसोसिएशन बताएं। देखिए कंट्रास्ट है बिल्कुल, और इसके इवन ट्रांसमिशन बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे ये पूछते हैं कि उमूमन इसके जो एंटीजेंस हैं और इसके एंटीबॉडीज हैं, ये आपके सीरम में अपीयर होते हैं खास टाइम्स पर एक सीक्वेंस के साथ, और इस सीक्वेंस को जज करके आप उस इन्फेक्शन के बारे में इवन डिटेक्शन उसके बारे में डायग्नोसिस कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस। अब उसको देखते हैं किस तरीके से। जैसे इसकी एक तो ये एंटीजन है, कौन सी, सरफेस एंटीजन। कौन सी वाली, ये सरफेस एंटीजन है। अब यहां पर अगर आपने दिखाऊं इसको आपको कि ये सरफेस एंटीजन है, आप यहां पर देखें कि ये पहले तो हेपेटाइटिस बी वायरस से बॉडी में एंटर हुआ है, ये इसकी एंट्रेंस है। ये हेपेटाइटिस बी वायरस एंटर हुआ है, लेकिन सिम्टम्स अभी अपीयर नहीं होंगे। मिनिमम बता दें चलें 4 वीक्स के बाद सिम्टम्स अपीयर हुए। तो ये जो मैं इस वक्त ब्रोकन दिखा रहा हूं, ये क्या है, ये वीक 1 है, ये वीक 2 है, ये वीक 3 है, ये वीक 4 है, और ये वो जगह है जहां पर उसको फीवर हुआ है और जॉन्डिस डिटेक्ट हो रहा है। जब आप उसका एलएफटीज लेंगे तो एएसटी और एएलटी इंक्रीज होगा, माने इसका मकसद है सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो गए हैं। ये यहां कुछ नहीं था, वो घूम रहा था, अब हो गए। तो इसका मकसद है कि ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। अब यहां से ये इसकी इन्फेक्टिविटी शुरू हो गई। इन्फेक्टिविटी तो यहां पर भी है, लेकिन यहां पर इसकी क्लिनिकल इलनेस है।
अब क्लिनिकल इल रहेगा वो 2 से 3 वीक्स तक। ये इन्फेक्टिविटी, तो ये जहां जो आपका देखें, ये 5वां वीक है, ये 6ठा है, ये 7वां है, इसमें ये इसकी डिजीज का टाइम है। 1 वीक चलो, और 1 महीना रहा है बीमार, उसके बाद आपको पता है कि ये आस्ता आस्ता इसके रिकवरी का टाइम आना चाहिए, और जैसे इसकी रिकवरी का टाइम आना चाहिए, चले आप उसको रिकवर कर देते हैं। अब मसला ये है कि ये जो एंटीजन, क्योंकि ये वो पीरियड है जिसके अंदर वायरस तो अंदर है, समझ गए, वायरस अंदर है, पेशेंट को भी डिजीज नहीं डिटेक्ट नहीं हो रही है, तो ये जो इस वक्त वायरस अंदर है, तो ये क्या होता है कि HB सरफेस एंटीजन जो है, क्लिनिकल फाइंडिंग जहां 4थे वीक के बाद हुई है, लेकिन वायरस तो अंदर मौजूद है ना, और वायरस जब अंदर मौजूद है तो इसकी जो एंटीजन होती है वायरस की, वो एंटीजन जो है वो सीरम में अपीयर होना शुरू हो जाती है बिफोर द डिजीज के क्लिनिकल फाइंडिंग्स दे बिकम एविडेंट। इसका मकसद ये कि ये जांडिस के साथ, डिटेक्टेबल जांडिस के साथ ही आएगा कि इससे पहले ही आ जाएगा? पहले ही आ जाएगा। इसका मकसद ये है कि इट अपीयर्स सम वीक्स बिफोर ऑनसेट, माना इसका मकसद ये है कि ये जहां 4थे वीक में है, ये 2रे वीक में हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन नजर आना शुरू हो जाएगा सीरम के अंदर, उस वायरस का टाइटर बढ़ता जाएगा। माने इसका मकसद ये कि ये 4थे हफ्ते में जब आपके क्लिनिक पे आया तो पहला काम आप क्या करें, LFTs के साथ साथ वायरल जो प्रोफाइल आप देखेंगे, हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन उसका सीरम में करा दें जो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये हेपेटाइटिस B वायरस है तो हेपेटाइटिस B वायरस इन्फेक्टेड पर्सन है तो ये यहां पे मौजूद है। ये क्या चीज दिखा रहा हूं मैं आपको, हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन, जो सम वीक्स बिफोर ऑनसेट, क्लिनिकल फाइंडिंग से बिफोर ऑनसेट ये यहां आ जाता है। तो आपके पास जब आएगा तो ये ठीक ठाक बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि आप तो तब कराएंगे ना जब पेशेंट आपके पास आएगा, और ये ठीक ठाक बड़ा होगा। अब ये बड़ा होगा लेकिन ये बढ़ते बढ़ते यहां आ जाएगा। ये तकरीबन यूं समझ लो कि 2 से 3 महीने तक पेशेंट आपके पास आया है, क्लिनिकल फाइंडिंग से पहले ही ये रेज्ड है, आपके पास जब आया तो खासा रेज्ड होगा, और उसके बाद ये गिरना शुरू हो जाएगा। अब जब गिरना शुरू हो जाएगा तो उस इन्फेक्टिविटी के दौरान ये फॉल करेगा, और फॉल करते 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 ये 8 है, ये 9, 10, 11, 12, हो सकता है कि 2-3 हफ्ते और ये रहे डिक्रीज टाइटर में, लेकिन 3 to 4 मंथ्स में ये खत्म हो जाएगा। ये समझ गए? तो हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन का प्रोफाइल इस तरीके से यहां जाता है। लेकिन अगर ये 4थे महीने में हम चाह रहे हैं कि खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अगर ये परसिस्टेंट रहा तो ये कैरियर स्टेज है। हालांकि वो रिकवर हो गया है, जांडिस वगैरह उसका सेटल हो गया है, लेकिन हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन जो है ये पॉजिटिव है। कब? फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जब ऐसा आदमी रिकवर्ड है, उसको कुछ नहीं है, तो वो समझता होगा कि आई हैव नथिंग, मुझे हिस्ट्री थी 4-6 महीने पहले मुझे जांडिस हुआ था, अब नहीं है, अब नहीं है, लेकिन एंटीजन है। इसका मकसद है कि अगर इसने कहीं डोनेशन दी है ब्लड की तो तुम उसको स्क्रीन करोगे कि नहीं? स्क्रीन करोगे। वो स्क्रीन करोगे तो क्या देखना है? यहां पर हेपेटाइटिस B वायरस की एंटीजन देखनी है। तो एंटीजन में क्या चीज, C वगैरह नहीं, इसका हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन आप देखें। तो हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन ये अगर परसिस्टेंट रहा, आप लोग परसिस्टेंट न रखें, इसको समझ लें कि नॉर्मली ये ऐसे हो जाएगा, खत्म। तो सरफेस एंटीजन इस तरीके से। तो इसका मकसद है कि जैसे पेशेंट आपके पास इन्फेक्शन के दौरान आए तो आप इसकी ये देख सकते हैं इन्फेक्टिविटी, यानी इसका सरफेस एंटीजन देख सकते हैं यहाँ पर। और खासतौर पे ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन जो है ये क्या करता है, एंटीबॉडीज जाहिर है, ये जब ये क्रिएट करेगा तो इसका एंटीजेनिक रोल है। तो ये एंटीजेनिसिटी इसमें होती है, और एंटीजेनिसिटी की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता एंटीबॉडीज भी क्रिएट करेगा। तो एंटीबॉडीज अभी फौरी तौर पे तो क्रिएट नहीं करेगा, तो ये होगा क्या, सरफेस एंटीजन एलिसिट करेगा एंटीबॉडीज। वो कौन से एंटीबॉडीज अपने खिलाफ जो है एंटीजन, जिसको हम कहते हैं एंटी हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन, ये क्रिएट करे। तो एंटीबॉडी जो होगा ये अपीयर होगा
few weeks after the disappearance of the antigen। अब देखो ये डिसअपियर हो गया, लेकिन इस दौरान इसकी एंटीजेनिसिटी जो जारी थी, उस दौरान वो एंटीबॉडीज बना रहा था, यानी आपके उस इम्यून मैकेनिज्म को एनहांस कर रहा था। ये जब वो डिसअपियर हो जाएगा तो यहां से एंटीबॉडीज अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। तो इसका मकसद है कि हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज होती हैं, ये कब अपीयर होती हैं? जब सरफेस एंटीजन डिसअपियर हो जाता है। तो इसका मकसद है कि इन्फेक्टिविटी के दौरान एंटी हेपेटाइटिस एस एंटीजन एंटीबॉडी होती ही नहीं होती हैं, तो तुम उसकी हेपेटाइटिस को वर्कअप करने के लिए तुम यहां इन्फेक्शन के दौरान एंटीबॉडीज जज करोगे कि एंटीजन करोगे? एंटीजन करोगे, क्योंकि एंटीबॉडी कब अपीयर होंगी? आफ्टर दे डिसअपियर। और जब ये डिसअपियर हो जाती है तब तक के क्लिनिकल फाइंडिंग्स भी खत्म ही हो जाती हैं ऑलमोस्ट। तो यहां पर ये इस तरीके से अपीयर होगी। इसका मकसद है कि जब एंटीबॉडीज भी मौजूद हों, साथ में एंटीजन भी मौजूद हों, तो इसका मकसद है कि ये कैरियर है। समझ गए? तो इसका मकसद ये होगा कि ये कैरियर होगा यहां पर। तो जहां पर हम कैरियर नहीं समझते हैं, चलो आपको नॉर्मल आपको इस तरीके से आपको बताया जाएगा। तो इसका मकसद यह है कि सरफेस एंटीजन दे आर इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप उसको इन्फेक्शन के दौरान यही देखते हैं, स्क्रीनिंग के लिए यही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी आपको दिखाया कि ये एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन ये अपीयर होती है फ्यू वीक्स आफ्टर द डिसअपियरेंस ऑफ, जो आपको दिखाया। तो जब ये हो गया यहां पर, तो इससे क्या हो जाएगा? ये अपीयर, और ये जहां पर अगर जाहिर हुई तो इससे क्या अपीयर कि क्या इससे जाहिर हुआ? एंटीजन नहीं है, सिर्फ एंटीबॉडी है। तो इसका मकसद यह है कि पेशेंट रिकवरी में है एंड इट इज बिकम इम्यून, यानी एक तरह से उसको नेचुरली वैक्सीन मिल गई। जैसे वैक्सीन नहीं मिली है, नेचुरली उसको डिफेंस मिल गया, क्योंकि एंटीजन नहीं है। लेकिन अगर एंटीजन भी है और एंटीबॉडी भी है तो ये कैरियर है। समझ गए? तो ये इस तरीके से यहां पर मौजूद मिलेगा। तो एंटी हेपेटाइटिस एस एंटीबॉडी, लेकिन उसके बाद एक और एंटीबॉडी है जिसको हम कहते हैं ई एंटीबॉडी। अब जो ई एंटीबॉडी है ये थोड़ी देर के लिए होती है, अपीयर्स शॉर्टली आफ्टर हेपेटाइटिस से सरफेस एंटीजन। यानी जब आप यहां ये देखते हो कि जैसे ये अपीयर हुआ है ना, तो शॉर्टली आफ्टर यहां से अपीयर हो जाए, माना शॉर्टली आफ्टर 2 हफ्ते बाद, माने ये क्लिनिकल फाइंडिंग से 2 हफ्ते पहले हुआ था, ये क्लिनिकल फाइंडिंग से 2 हफ्ते बाद, यानी ये उससे 2 हफ्ते बाद, माने ऑलमोस्ट क्लिनिकल फाइंडिंग के दौरान। माना ये एंटीजन आपकी जो है हेपेटाइटिस ई एंटीजन, ये जो है आपकी, ये यहां से बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप कब तक? इसके डिसअपियर होने से पहले ये डिसअपियर हो जाएगी, माने इसके अपीयरेंस के बाद शुरू होती है और इसके डिसअपियरेंस से पहले खत्म हो जाती है। यानी इसका मकसद है कि ये गया और ये आ गया। इसका मकसद ये कि इससे क्या जाहिर हुआ? ये होती ही इन्फेक्शन के दौरान है। ये हुआ ना जी, ये 4 हफ्ते था ये इन्फेक्टेड, यानी 4 हफ्ते इसको डिजीज थी। ये दूसरे इसके अपीयरेंस के 2 हफ्ते बाद, माने सीधा सीधा एक्यूट इन्फेक्शन के दौरान जब पेशेंट आपके पास आया, ये बढ़ना शुरू हो गया। और ये खत्म कब हुआ? ये खत्म हुआ बाद में जाके, ये इससे भी पहले। इसका मकसद ये है कि ये खत्म हुआ है कब? ये उस बीच में मौजूद होगा कब? ये इन्फेक्टिव, ये इन्फेक्टिव यूं समझ लीजिए कि वायरल इन्फेक्टिविटी के इंडेक्स को जाहिर करता है। तो इन्फेक्शन के दौरान जो दूसरी एंटीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि रिकवरी के बाद भी हेपेटाइटिस एस एंटीजन होती है, ये नहीं होती। इसका मकसद ये है कि आप दोनों करवाएं। अगर ये दोनों मौजूद हैं तो ये इस वक्त इन्फेक्टेड है, इन्फेक्शन उसको डिजीज है। लेकिन अगर ये खत्म हो गया, सिर्फ ये है, इसका मकसद है कि ये रिकवरी में आ गया है। अगर सरफेस एंटीजन है तो रिकवरी में आ गया है, और उसके बाद अगर ये सरफेस एंटीजन अगर 6 महीने तक जारी रहती है तो ये कैरियर है, और तब तक तो फिर आगे एंटीबॉडी भी जाहिर होना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस ई एंटीजन। तो हेपेटाइटिस ई एंटीजन सिर्फ उस इन्फेक्टिविटी के दौरान ही होता है, क्योंकि इट अपीयर्स आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ सरफेस एंटीजन एंड विल फॉल बिफोर दैट डिसअपीयर्स। दूसरा है हेपेटाइटिस जो सी है, जो कोर हेपेटाइटिस जो अंदर आप यहां पे देख रहे हो, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ये अपीयर होती है 4 वीक्स आफ्टर अपीयरेंस ऑफ द, ये समझ लो कि ये यहां अपीयर होगी, माने इन्फेक्टिविटी के इलनेस के दौरान, ये इलनेस के दौरान अपीयर होगी। सरफेस एंटीजन को 4 वीक बाद, वो हुई थी 2 वीक बाद,
ये 4 वीक बाद, यानी यूं समझ लो कि जब इन्फेक्शन में मौजूद है 2 हफ्ते से वो चल रहा है उसका जॉन्डिस, तो ये यहां पर अपीयर होगी। प्रेजेंट ड्यूरिंग द एक्यूट इलनेस, एक्यूट इलनेस के दौरान ये प्रेजेंट रहेगी एंड कैन रिमेन एलिवेटेड फॉर मेनी ईयर्स, ये सिलसिला चलता रहेगा। एंड इट्स अ मार्कर। अब ये देखें यहां से क्या हुआ, ये इस पीरियड के दौरान भी मौजूद है, जिस पीरियड में अब आपको ना तो ई मिल रही है, साथ में ये भी यहां पर खत्म हो गई। तो इसका मकसद ये है कि ये वो पीरियड है जिसको हम विंडो पीरियड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द विंडो पीरियड, जहां आपको कुछ नहीं मिल रहा है वहां पर ये आपको मिलेगा, तो ये विंडो पीरियड कहलाता है। दिस इज ड्यूरिंग द विंडो पीरियड, कहां, डिसअपीयरेंस ऑफ द हेपेटाइटिस एस एंटीजन एंड द अपीयरेंस ऑफ द एंटी हेपेटाइट, क्योंकि एंटी हेपेटाइटिस एस एंटीजन जो है, एंटीबॉडी अगेंस्ट द एस एंटीजन, वो तो बहुत देर से जाहिर होगा, इससे पहले ये गिर जाएगा, इस बीच में ये आपको मिलता है। ये विंडो पीरियड में तो हमें पूछते हैं उमूमन कि विंडो पीरियड के दौरान आपको डिटेक्ट क्या चीज होगी, क्योंकि आपको देखें हेपेटाइटिस एस एंटीजन अभी अभी खत्म हुई है, हेपेटाइटिस एस एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज क्रिएट होंगी वो कुछ देर बाद होंगी। ये जो हेपेटाइटिस ई आपने देखा था वो तो थोड़े देर के लिए था, तो बीच में तो आप बिल्कुल खाली रह गए, अब आपके पास तो कोई मार्कर ही नहीं है, लेकिन मार्कर है और वो है हेपेटाइटिस एंटी हेपेटाइटिस सी एंटीजन। तो ये जो विंडो पीरियड होता है जिसमें आपका सरफेस एंटीजन का गायब होना और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का बनना, इस बीच में जो गैप आएगा उस गैप में यही एक है जो फॉर ईयर्स रहता है, अंडरस्टैंड, लेकिन फॉर ईयर्स ये रहेगा। और इस तरीके से यहां पर तो इसका मकसद है कि इनके जो सीक्वेंसेस होते हैं ना, इन सीक्वेंसेस से आप चीजों को डायग्नोस कर पाते हैं। ये सीक्वेंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे बहुत क्वेश्चंस आएंगे। या फिर आप हेपेटाइटिस बी वायरस का वो डेन पार्टिकल जो है वो खुद वो डीएनए उसका देख लें बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वगैरह, उसमें तो आपको क्वांटिटी आपका पता चल जाएगा यहां पर। तो हेपेटाइटिस डी वायरस जो है दैट इज कार्बिक कैन डिटेक्ट इन द सीरम एज एन इंडेक्स ऑफ इन्फेक्टिविटी, देखेंगे कि क्वांटिटी कितनी है उसकी, ये पीसीआर कराते हैं जैसे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में था। अब जो तीसरा वायरस है वो हेपेटाइटिस सी वायरस। फिर आप दोबारा लौट के आ गए, फिर एक और आरएनए वायरस। ये आरएनए वायरस जो आप देखें ये कॉमन काज है, ये किसी जमाने में इसको नॉन ए नॉन बी भी कहते थे। ए आपने देख लिया वो नहीं है, बी आपने देख लिया वो भी डिटेक्ट नहीं हो पाया, तो मोस्ट प्रोबेबली ये होगा, फिर नॉन ए नॉन बी इसको, अब इसको ये भी ट्रांसमिशन इसकी वही है पेरेंटल रूट। मोस्ट प्रोबेबली ट्रांसफ्यूजन मीडिएटेड जो खास तौर पे हेपेटाइटिस हिट करती है ना, स्प्रेड होती है ट्रांसफ्यूजन के जरिए, खास तौर पे ट्रांसफ्यूजन मीडिएटेड, इट इज हेपेटाइटिस सी, नॉट बी एज सच। और यहां पर इसमें भी कैरियर स्टेज है, इसमें भी क्रॉनिसिटी है, और इसके अंदर भी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है, इसमें ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द बी। और यहां पर अगर आप देखो तो ये, और तीसरा जो है यहां पर हेपेटाइटिस डी वायरस, इसको डेल्टा एजेंट भी कहते हैं। ये बहुत ही स्मॉल स्फेरिकल, ये आप देखिए सिंगल आरएनए स्ट्रैंड है इसमें अंदर, और इसके अंदर ये आपको प्रोटीनेशियस से हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन जैसी यहां पे भी आपको मिलती है। इसकी रिप्लिकेटिविटी जो है ये बहुत ही डिफेक्टिव है, ये खुद अकेला अंदर जाके कोई खास डिजीज काज नहीं करेगा जब तक ये हेपेटाइटिस बी वायरस अंदर मौजूद होगा। हेपेटाइटिस बी और अगर ये दोनों मौजूद हैं ना, तो फिर एक्यूट जो कोर्स होगा वो फल्मिनेंट हो सकता है, फिर ये खतरनाक है। अकेला ये खतरनाक नहीं है क्योंकि ये रिप्लिकेट नहीं होता है अकेला, ये रिप्लिकेट होगा बाय वर्चू ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। उसके साथ अगर ये कंकरेंटली मौजूद है तो देन इट्स वेरी डेंजरस। और ये इलनेस जो होगा बहुत ही खतरनाक, इट यूजुअली काजेज इलनेस मोर सीवियर देन हेपेटाइटिस बी, लेकिन इवन अगर अकेला है तो, लेकिन रिप्लिकेटिविटी इतनी नहीं है इसकी। ट्रांसमिशन ये भी सेक्सुअल एंड पेरेंटल जैसे बी और सी होते हैं, और इसके साथ साथ इंसिडेंस इसका स्पेशली हाई है, खास तौर पर ड्रग यूजर्स, ड्रग एब्यूजर्स में ये ज्यादा होता है। फिर हेपेटाइटिस ई वायरस है, एक ही तरह ई वन ऑफ दोज फ्यू वायरसेस व्हिच स्प्रेड थ्रू वाटर बॉर्न डिजीजेस। ये जो आप यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, ये एंटेरिकली ओरोफिकल रूट से वाटर बॉर्न डिजीज से, ऐसे जैसे पोलियो एंड हेपेटाइटिस ए वायरस होते हैं, सिमिलर टू द हेपेटाइटिस ए वायरस, वाटर बॉर्न डिजीज से। खासतौर पर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में पानी आपको पता है कि यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर यहीं पर ही ये मसाइल है। डेवलप्ड कंट्रीज में तो कोई ऐसे मसाइल नहीं, वहाँ तो टैप वाटर से वो पानी पी लेते हैं। जो ड्रिंकिंग वाटर अलग होता है, वो जो गार्डनिंग वगैरह करते हैं उनका पानी ही अलग होता है। हम लोग सेम पानी जो है वो दोनों जगहों पर इस्तेमाल करते, ज़ाया करते हैं हम लोग, हमारे पास कोई सिस्टम है ही नहीं।
वहाँ वो पानी ऐसे ज़ाया नहीं करते, पीने का पानी वो टैप में होता है मौजूद। जैसे वॉशिंग भी करते हैं थोड़ी बहुत, और साथ में ड्रिंकिंग भी उसी से करते हैं, फूड वगैरह भी वहीं से भी। अंडरस्टैंड, दिस इज एक्चुअली हियर। तो ये आप यहाँ पर अब न इसमें कोई क्रॉनिक हेपेटाइटिस वहाँ इवन जज की जा सकी है, ना उसमें कोई कैरियर स्टेज इस तरीके से, या ना कोई हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का कोई एविडेंस यहाँ पर है। लेकिन इसके अंदर ख़ास तौर पे ये ख़तरनाक है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी में अगर ये इन्फेक्शन है तो 20% मोर्टेलिटी है इसके अंदर। अब अंदाजा लगे 100 में से 20 इन्फेक्टेड बाय हेपेटाइटिस ई वायरस, दैट इज़ वेरी डेंजरस। तो ये भी कोई इतना ऐसे नहीं है कि ये भी बड़ा खतरनाक है। उसके बाद आप देखें, अभी आपको बताया क्रॉनिक के हेपेटाइटिस। क्रॉनिक हेपेटाइटिस किस वजह से, वो परसिस्टेंस अगर हो गई, खास तौर पे क्रॉनिक हेपेटाइटिस हमने देखा था कि इफ इट इज परसिस्टिंग फॉर मोर देन 6 months देन यू विल लेबल इट द क्रॉनिक हेपेटाइटिस। सारे के सारे हेपेटाइटिस जितने भी आपने देखे थे ना, ऑल दे कैन पास ऑन टू द क्रॉनिसिटी एक्सेप्ट ए एंड ई, वो नहीं होते हैं। सिर्फ यही नहीं कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस सिर्फ इन वायरल की वजह से होती है, नॉन वायरल काज भी हो सकता है। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस इस तरीके से यहां पर मौजूद मिलेगा। या फिर एक और हेपेटाइटिस है क्रॉनिक के, जिसको हम कहते हैं ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। और आप ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस को ओवरऑल आप वायरल या ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस को क्रॉनिक हेपेटाइटिस से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे आप, क्योंकि ये भी क्रॉनिक ही है। लेकिन ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में, क्योंकि बिकॉज इज सेकेंडरी टू द ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स, तो ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स में दूसरे सिम्टम्स भी होंगे, जैसे एसएलई वगैरह वगैरह आपने जो देखे थे वो एसोसिएटेड होंगे। तो अगर आप इस तरीके से यहाँ पर देखते हो तो नॉर्मल और ऑटोइम्यून के अंदर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और ऑटोइम्यून जब आप देखोगे तो फिर इसके अंदर फिर होंगे खास तौर पे 2-4 चीज़ें खास, जैसे गामा ग्लोबुलिन इंक्रीज होगी, हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया, या फिर एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज एएसएमए जिसको हम कहते हैं। ये कहाँ इंडिकेट कर रहा है, ऑटोइम्यून की तरफ कर रहा है। तो ऑटोइम्यून भी इवन हेपेटाइटिस होते हैं मौजूद यहाँ पर। फिर कुछ और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जिसको जनरली आप देख सकते हो ताकि आगे आपको मेडिसिन में काम आए, जैसे न्यूनेटल, जिसको न्यूनेटल हेपेटाइटिस कहते हैं। अननोन इटियोलॉजी है इसकी। इसके अंदर खास तौर पे आप यहाँ पे देखोगे मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स आपको मिलेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। बाइल पिगमेंट और हेमिसिड्रिन वगैरह भी यहाँ पर मौजूद होगी। जॉन्डिस ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू वीक्स अगर यहाँ पर आपको मिल जाता है तो न्यूनेटल हेपेटाइटिस इसको अननोन काज। लेकिन इस काजेस के अंदर वायरस भी एक काज हो सकता है, ऑटोइम्यून भी हो सकता है, इडियोपैथिक 80% इसे इडियोपैथिक है। यानी बच्चा जो होगा अर्ली 4-5 वीक्स के अंदर अगर वो जॉन्डिस्ड है तो ये मोस्ट प्रोबेबली न्यूनेटल हेपेटाइटिस है। न्यूनेटल हेपेटाइटिस इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसके अंदर मैंने बताया कि जब आप बायोप्सी लेंगे तो उसके अंदर जाइंट सेल्स लेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स यहाँ पर आपको मिले। तो ये वो नहीं है जिसको हम न्यूनेटल जॉन्डिस कहते हैं। तो दिस इज एक्चुअली न्यूनेटल हेपेटाइटिस। वो न्यूनेटल जॉन्डिस जैसे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, उसके अंदर ये जाइंट सेल्स वगैरह नहीं होंगे। अगर आप बायोप्सी करते हो 4-6 हफ्ते तक ये रहती है और बायोप्सी कर रहे हो, लेवल बिलिरुबिन की कम नहीं हो रही है, तो फिर ज़ाहिर है हेपेटाइटिस है। इसको हम न्यूनेटल हेपेटाइटिस कहते हैं। फिर एप्स्टीन बार वायरस, इसकी भी हेपेटाइटिस। अब इसके अंदर क्या होगा, आपका जो लिवर है, लिवर विल बी वन ऑफ द कंपोनेंट्स दैट विल बी हिट बाय द एप्स्टीन बार वायरस, क्योंकि ये एक डिजीज काज करता है जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। और ये लिवर में प्रॉब्लम हो जाएगा। और लिवर के अंदर जब प्रॉब्लम होगा तो ये लिवर के अंदर खास तौर पे इंक्लूजन बॉडीज होती हैं और इस किस्म के आपको यहाँ पर इवन सेल्स मिलते हैं यहाँ पर। तो ये साइटोमेगालो वायरस, ये एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस में लिवर भी इन्वॉल्व होगा। ये दूसरा साइटोमेगालो वायरस है, इसके अंदर भी लिवर भी इन्वॉल्व हो जाता है, खासतौर पे इन्फेंट्स के अंदर। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ये वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है इसकी। ये न्यूक्लियर इंक्लूजन सराउंडेड बाय हॉलो, ये इस तरीके से ये होती है। इसको हम आउल आई अपीयरेंस कहते हैं। ये उल्लू की तरह उसकी आंखें इस तरीके से आपको नजर आएंगे। दीज विल बी एक्चुअली कॉल्ड इन्फेक्टेड लिवर। जो सेल्स होते हैं दे डेमोंस्ट्रेट न्यूक्लियर इंक्लूजन सराउंडेड बाय दी हॉलो। ये न्यूक्लियर इंक्लूजन है, ये हॉलो उसको सराउंड करेगा दो, तो ये आपको आउल की तरह नजर आएगा। आउल आई अपीयरेंस, कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इन साइटोमेगालो वायरस हेपेटाइटिस। फिर हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस है, ये भी इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड और इन्फेंट्स में हो सकता है। फिर ये येलो फीवर है। येलो फीवर खास तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर खास तौर पे मिड जोन नेक्रोसिस भी होती है और साथ में ये छोटी छोटी जो आपको यहाँ नजर आती है इनको हम काउंसिलमेंट बॉडीज कहते हैं। काउंसिलमेंट बॉडीज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ येलो फीवर। अब येलो फीवर जो है ये बेसिकली एक मॉस्किटो की बाइट से होता है, जो मॉस्किटो वायरस को ट्रांसमिट करता है। ये वो ही है जो डेंगू फीवर करता है।
अंडरस्टैंड दिस का दी एडीज इजिप्टी जो मॉस्किटो होता है, जो डेंगी फीवर, डेंगी वायरस का ट्रांसमिट करता है, वो येलो फीवर वायरस भी ट्रांसमिट करता है, ये सेम मॉस्किटो। और इसके साथ ये लेप्टोस्पायरोसिस, ये लेप्टोस्पायरोसिस खासतौर लेप्टोस्पायरा स्पीशीज जो बैक्टीरिया होते हैं, इसकी वजह से भी ये हो सकता है। ये जॉन्डिस और रीनल फेलियर वगैरह, मींस जॉन्डिस विल बी वन ऑफ द काज, इसको व्हील्स डिजीज भी कहते हैं, लेप्टोस्पायरोसिस। फिर ये एकिनोकोकस ग्रेनुलोसिस, आपने पढ़ा होगा, एकिनोकोकस ग्रेनुलोसिस वन ऑफ द पैरासाइट्स है, जिससे हो जाती है हाइड्रेटेड सिस्ट। ये बहुत कॉमन है, ये काफ़ी आपको केसेस मेडिसिन में मिलेंगे। हाइड्रेटेड सिस्ट ये क्या है? ये इन्फेस्टेशन है, टेपवर्म जो है होता है, खास तौर पे शीप और डॉग जो है वो पैरासाइट की सिस्ट बाहर निकालते हैं, और सिस्ट जो है वो इंजेस्ट कर लेता है और ये लिवर को हिट कर सकती है, तो इट रिजल्ट्स इन हाइड्रेटेड डिजीज भी कहते हैं इसको, हाइड्रेटेड सिस्ट बड़ी कॉमन है ये। एमेबिक लिवर एब्सेस के बाद दूसरी कॉमन जो है ये है सिस्ट, हाइड्रेटेड सिस्ट। और इसके बाद एक और पैरासाइट है जो शिस्टोसोमा जिसको कहते हैं, ये ज़्यादातर यूरिनरी ब्लैडर के डिजीज काज करता है, शिस्टोसोमा हेमाटोबियम या शिस्टोसोमा मेंसोनी या जिसको हम जेपेनिकम वगैरह कहते हैं। ये एडल्ट वर्म्स जो है ये अंदर इंटर हो जाते हैं और फिर लिवर के अंदर डिजीज काज कर सकते हैं। वैसे ये कैंसर करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की ज़्यादा, लेकिन ये लिवर को भी हिट कर सकते हैं, एंड दे कैन एक्चुअली काज ग्रेनुलोमा, और ये लिवर की एनलार्जमेंट हो जाती है, और हेपेटाइटिस इससे भी हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, शिस्टोसोमियासिस जिसको कहते हैं। ये वैसे यूरिनरी ब्लैडर की डिजीज ज़्यादा होती है, इससे इवन ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा भी हो जाता है, शिस्टोसोमियासिस। तो ये कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं, ये क्या, ये कुछ इन्फ्लेमेशंस हैं, नॉट वायरल, कुछ इन्फ्लेमेशंस हैं जिसमें कुछ वायरस भी हिट करते हैं अदर देन हेपेटाइटिस वायरस, एब्स्टीन, साइटोमेगेलो। लेकिन बाद में आपने देखा कि इवन कुछ बैक्टीरिया ने भी हिट किया है और कुछ पैरासाइट्स ने भी, और ये वो थे हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस। अब इसको लेके हम क्रॉनिसिटी के अंदर इंटर होंगे और देखेंगे वहां पर दो बहुत खतरनाक मैनिफेस्टेशंस की 7 पेशेंट आपके पास आया है। उसमें से एक है सिरोसिस और दूसरी है पोर्टल हाइपरटेंशन, जो इसके साथ मसले हैं। ये 2 चीज़ें हम कल इंशाल्लाह ताला लेंगे और छोटी मोटी और भी चीज़ें देखेंगे इसके साथ, और कल लिवर का पोर्शन इंशाल्लाह ताला हम ख़त्म करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चंस आपके इवन जीआईटी के साथ यकीनन इसके भी आते हैं, तो दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ये इंशाल्लाह कल की क्लास में।